हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखो, हमने लाइफ प्रोसेस का जो आपको पढ़ाया था तो उसमें हमने स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड तक बता दिया था। अब हम बात कर रहे हैं इससे आगे। जैसे अब बात करेंगे स्टमक आगे। अब क्या है, ड्यूडेनम में क्या क्या ओपन होता है, किस किस ग्लैंड का सिक्रीशन, वहां से बात स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये चलिए, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लीवर से। तो देखो, लीवर में जो सवाल आपसे पूछेगा, लीवर, तो पहली बात आप बोलेंगे ये क्या, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक तो ऐसे भी बोल सकते हैं, या लार्जेस्ट सिंपल ग्लैंड भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, लार्जेस्ट आगे लिखा हुआ है तो देखो, विसरल ऑर्गन। अब देखिए, विसरल ऑर्गन जो बोला, इसका मतलब हो गया इंटरनल। क्या बोलेंगे आप, इंटरनल, ध्यान रखिएगा। तो लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, या सिंपल लार्जेस्ट ग्लैंड, या लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। अगर आपसे पूछता है कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, तो आप बोलिएगा स्किन। नोट कर लीजिएगा, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी क्या है, स्किन है। अब यहां से देखिए नेक्स्ट, इनका बात करें तो 1.5 से 1.6 या 1.4 टू 1.5 भी बोलते हैं, ठीक है, ऐसे ही लिख लीजिए। 1.4 टू 1.5 kg वेट। आपके पास एंट्रेंस में एक बार किडनी का पोजीशन पूछा गया, तो हो सकता है लीवर का भी पूछा जा सके। तो क्या बोलिएगा, अपर राइट एब्डोमाइनल कैविटी जस्ट बिलो डायफ्राम। तो डायफ्राम क्या होता है, ये आप कहां पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन जब हम पढ़ाएंगे तो ऐसे लिख लीजिएगा, मस्कुलर सेप्टम। सेप्टम का मतलब पार्टीशन, मस्कुलर पार्टीशन है किसके बीच में, थोरेसिक और एब्डोमाइनल कैविटी के बीच में, ठीक। आइए अब यहां से देखिए, लीवर के बारे में बात करें तो लीवर का सिक्रीशन जो होगा, डायरेक्टली हम आ जाए सिक्रीशन। हमने बता दिया एक्सोक्राइन है, सिक्रीशन ऑफ लीवर को हम बाइल जूस बोलते हैं। सिक्रीशन ऑफ लीवर को बाइल जूस। अब देखो, इसे और क्या बोलेंगे पूरा अगर हम बात करें तो ये क्या है, आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा जा चुका है, स्यूडो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, स्यूडो डाइजेस्टिव एंजाइम। व्हाई वी कॉल्ड स्यूडो डाइजेस्टिव एंजाइम, क्योंकि यहां पर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, ये डायरेक्टली डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, इनडायरेक्टली हेल्प करता है डाइजेशन में। तो लिखने का रीजन क्या है, ये नो डाइजेस्टिव एंजाइम बट indirectly helps in digestion of food, indirectly help in digestion of food। अब ये कैसे, तो आगे हम फंक्शन लिखते हैं, लेकिन यहां पर सिंपल लिख लें बाय, चलो आगे लिख लेंगे, बाय न्यूट्रलाइजेशन एंड इमल्सिफिकेशन ऑफ फूड। तो देखिए, बाइल
जूस कंटेंस, इनमें क्या क्या होगा बाइल जूस में? तो देखिए, एक हम बात करें बाइल पिगमेंट। अब ये बाइल पिगमेंट में क्या है? बिलीरुबिन जो येलो कलर होता है, एंड बिलीवर्डिन, इन्हीं चीज का अगर एक्सेस हो जाता है तो जॉन्डिस कहते हैं। ये क्या है? ग्रीन कलर। तो ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो बनता है, तो हम कैसे बनता है ऐसे लिख दें यहीं पर, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आप इसको डिटेल में क्लास 11th में पढ़िएगा। बाय फॉर्म्ड बाय डिसइंटीग्रेशन या डिसइंटीग्रेशन या डिस्ट्रक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन। याद रखिएगा, हेमोग्लोबिन आपके एंट्रेंस में पूछा जा चुका है। जो बात बोलने नोट कर लीजिएगा, हेमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट या पिगमेंट, हाँ रेस्पिरेटरी पिगमेंट ह्यूमन में होता है, आरबीसी में, और ये सवाल पूछा जा चुका है रेस्पिरेटरी पिगमेंट इनमें से कौन है। आइए नेक्स्ट आप बात करें, एक बिलीरुबिन बाइल पिगमेंट क्या है? नेक्स्ट बाइल सॉल्ट। अब ये बाइल सॉल्ट जो आपने लिखा, एक क्या है? इनऑर्गेनिक। आपको पता है इनऑर्गेनिक क्या होता है? इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। अब इनऑर्गेनिक सॉल्ट में देखिए कौन? सोडियम बाइकार्बोनेट। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, इसको क्या बोलते हैं हम? सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये क्या करता है? न्यूट्रलाइज द एसिडिक मीडियम। किसका? ऑफ partially digested food in स्टमक। जो स्टमक में पार्शली डाइजेस्टेड फूड है वो एसिडिक है, अब आ रहा है वो इंटेस्टाइन में, तो वो उसे क्या करना है? न्यूट्रलाइज करना है। दैट मीन्स अल्कलाइन मीडियम तक लेके आना है। सेकंड आप बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक सॉल्ट। ये तो एक क्या होगा? सोडियम, एने लिख दिया, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। अब आप बोलेंगे ये क्या क्या नाम बोल रहे हैं सर? तो आपको क्या करना है, इस नाम के चक्कर में नहीं पड़ना है, बस हम लिख दे रहे हैं। आपको सिंपल ये याद रखना है कि बाइल जूस में बाइल सॉल्ट होता है जो मीडियम को न्यूट्रलाइज करता है, वो कौन? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, दैट मीन्स लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में ब्रेक करता है। क्या? लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल में। तो इसका काम क्या है? ऐसे लिख दे रहे हैं यहां पर, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, तो आपने देखा बिलीरुबिन बिलीवर्डिन हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया? इनऑर्गेनिक सॉल्ट हो गया, देन आफ्टर क्या हो गया? ऑर्गेनिक सॉल्ट हो गया। आइए यहां से हम लिख लें, इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। Emulsification, that means large fat globules break down into
स्मॉल साइज स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। अब सवाल यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है? तो इट इज नॉट अ बायोकेमिकल प्रोसेस, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। क्यों? क्योंकि कोई भी एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा और वो क्या है, लार्ज साइज से स्मॉल साइज, मतलब सिंपल साइज पे बेसिस बात कर रहे हो, कोई बॉन्ड का ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, आइए लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू, ऐसे ये देखिए, अब ये फैट ग्लोब्यूल्स है, लार्ज साइज्ड फैट ग्लोब्यूल्स। अब क्या हुआ इनका, इमल्सिफिकेशन हो गया। दैट मीन्स ये किसमें टूट गया, स्मॉल साइज्ड फैट ग्लोब्यूल्स। तो ये इमल्सिफिकेशन होता क्या है? इमल्सिफिकेशन इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर इफेक्टिव एक्शन ऑफ लाइपेज। इफेक्टिव एक्शन ऑफ लाइपेज मतलब लाइपेज अच्छे से काम कर सके, ये सारी बातें। तो ये आपका क्या था, लीवर के बारे में। तो जल्दी से लिख लीजिएगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, आपने पढ़ तो इतनी सारी चीजें लिया, और भी बहुत सारी चीजें आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, सवाल पूछ सकता है जनरल नॉलेज में कि लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन होता है, या लार्जेस्ट ग्लैंड क्या कौन होता है, या लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी कौन होगा। तो आप लीवर बोलिएगा। वेट 1.4 से 1.5 केजी का होता है, और अपर राइट एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो डायफ्राम। और डायफ्राम क्या होता है, मस्कुलर सेप्टम, जो क्या करता है, थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है। ठीक, आगे देखिए, सिक्रीशन ऑफ लीवर क्या है, बाइल जूस। आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा है किसका सिक्रीशन है, में कोई भी एंजाइम नहीं होता, वो क्या है, लीवर के। तो उसको हम बोलते हैं स्यूडो डाइजेस्टिव एंजाइम बोलते हैं। क्या, स्यूडो डाइजेस्टिव एंजाइम। स्यूडो डाइजेस्टिव एंजाइम बोलने का रीजन क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंजाइम नहीं है लेकिन डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। तो इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है। तो कैसे कर रहा है, आपके एनसीईआरटी में साफ लिखा और आपके एंट्रेंस में सवाल बन सकता है। याद रखिएगा, बाय इमल्सिफिकेशन एंड न्यूट्रलाइज द मीडियम। हमने बोला बाइल में क्या होगा, बाइल जूस में बाइल पिगमेंट आपने बोल दिया साथ में। और देखिए यहां पर क्या लिख लीजिएगा, वाटर होगा मैक्सिमम, म्यूकस भी होगा, ये सारी चीजें भी होंगी। ठीक है, तो सिंपल आप याद रखिएगा, बाइल सॉल्ट है, बाइल सॉल्ट क्या करेगा, मीडियम को न्यूट्रलाइज करेगा। और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन का मतलब लार्ज साइज फैट ग्लोब्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल साइज फैट ग्लोब्यूल्स। अब यहां पर बात आती है कि लार्ज साइज फैट ग्लोब्यूल्स स्मॉल साइज में क्यों ब्रेक हुआ, क्यों, सरफेस एरिया बढ़ेगा, एंजाइम अच्छे से उस पर काम करेगा, ये, और वाटर होगा, म्यूकस होगा। तो अब क्या है, पिगमेंट है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, इनका एक्सेस हो जाता है बॉडी में, तो उसको हम बोल देते हैं जॉन्डिस, और इट इज अ टाइप ऑफ डिजीज। तो जॉन्डिस होता कैसे है, अल्कोहलिक पर्सन होते हैं उनकी वजह कर होते, उस रीजन की वजह कर, हेपेटाइटिस हो गया उस रीजन की वजह कर, और ब्लॉकेज आ जाए बाइल डक्ट में तो उसकी वजह कर होगा। दैट मीन्स ब्लॉकेज इन बाइल डक्ट। तो ये चीज था। अब थोड़ा फंक्शन हम देख लें इनका लीवर का। आइए, हाँ, लीवर के बारे में देखो। अब सेल, थोड़ा सा इससे सवाल बन सकता है, इसको हम केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोलते हैं। सेल चैप्टर का सवाल हो गया, लीवर केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल। व्हाई वी कॉल्ड केमिकल फैक्ट्री, लीवर इज ऑल्सो कॉल्ड
केमिकल फैक्ट्री ऑफ सेल, और क्या बोलते हैं, मोस्ट बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर बॉडी का लीवर खराब तो समझ लीजिए जिंदगी खराब, ध्यान रखिएगा। तो लीवर केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल, कैसे, देखिए आप फंक्शन आप देख लें थोड़ा सा जानकारी के लिए। फंक्शन, तो अगर बात करें हमारे बॉडी में क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। अब ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, बट दैट ब्लड इज नॉट क्लॉटिंग, वो जम नहीं रहा है। उसका रीजन क्या है, वहां पर नेचुरल एंटी कोगुलेंट होता है जिसका नाम हेपेरिन। अब ये कौन सिंथेसिस कर रहा है, लीवर। तो क्या करिएगा, सब फंक्शन किसका बात कर रहे हैं, फंक्शंस ऑफ लीवर। तो यहां पर इसी तरीके से बोलिएगा, सिंथेसाइज हेपेरिन। तो आपके एंट्रेंस में डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है, नेचुरल एंटी कोगुलेंट, कोगुलेंट मीन्स जमना, एंटी मीन्स ना, ठीक है, जमने से रोकना। तो लिख लीजिए यहां पर नेचुरल एंटी कोगुलेंट, एक ये होगा। दूसरा, अब प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन है, तो फिर उसका सिंथेसिस कहां होता है, लीवर में। सिंथेसाइज प्लाज्मा प्रोटीन, जब हम ब्लड क्लॉटिंग आपको बताएंगे तो वहां पर प्लाज्मा प्रोटीन में क्या है, थ्रोम्बिन हो गया, फाइब्रिनोजेन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, फाइब्रिनोजेन हो गया, लेकिन एक नहीं, एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन। ज्यादा डिटेल में नहीं, आपको सिर्फ सिंथेसाइज प्लाज्मा प्रोटीन ध्यान रखिएगा, लेकिन जब लिख रहे हैं तो यहां लिख दे, दिस इज कॉल्ड गामा ग्लोबिन, इनको छोड़कर, ठीक। अब देखिए, लीवर का काम है डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, क्या करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन। अगर आपने क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट, लीवर से सवाल नहीं बनेगा, लेकिन जो ब्रैकेट में आप लिखने जा रहे हैं वो सवाल बनेगा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी क्लास 9 सेल चैप्टर के एनसीईआरटी राइट साइड पे, राइट मोस्ट लास्ट पैराग्राफ के जब पेज टर्न करते हैं वहां, तो फिर राइट साइड पे आ जाते हैं, तो वहां पर क्या है, लेफ्ट साइड का फर्स्ट पैराग्राफ का लेफ्ट मोस्ट पे ऊपर लिखा है, ये बात ध्यान रखिएगा। डिटॉक्सिफिकेशन क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ हेपेटोसाइट्स, ध्यान रखिएगा, लीवर के सेल को हेपेटोसाइट बोलते हैं, क्लियर। आइए, अगला हम बात करें सिंथेसिस, तो क्या होगा, ये लीवर का फंक्शन। तो देखो, फोर्थ, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो देखिए क्या होगा, ग्लूकोज को क्या, ग्लाइकोजेन में बदलना। जब बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज होगा तो वो किस में बदल जाएगा, ग्लाइकोजेन। तो क्या लिखेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक। अगर यही बात क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा तो इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजेन का ब्रेकडाउन। देखिए, जेनेसिस का मतलब सिंथेसिस, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन। इसी को और क्या बोल सकते हैं, ग्लूकोजेनेसिस।
जेनेसिस, मतलब ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है। क्लियर? अब देखिए फिर एक चीज और, अगर बॉडी, देखिए लोग क्या है, अभी रमजान का महीना भी चल रहा है तो क्या फास्टिंग कंडीशन है। अब क्या है, लोग अगर प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग कंडीशन होता है तो बॉडी से सबसे पहले जो यूटिलाइज होता है वो कार्बोहाइड्रेट, देन क्या होता है फैट, देन प्रोटीन होता है। तो जब बॉडी से पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया, यूटिलाइज हो गया, तो अब उसको क्या है, फिर एनर्जी चाहिए, तो फिर वो फैट और प्रोटीन को यूटिलाइज करने लगता है। तो ये चीज, तो सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज या सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अदर कार्बोहाइड्रेट सोर्स को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। तो देखिए क्या हो गया, फैट, प्रोटीन या अमाइनो एसिड, अब ये किस में बदल रहा है, ग्लूकोज, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखो नियो वर्ड आ गया, मतलब इसका डेफिनेशन क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम substances other than कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस, कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी और से सिंथेसिस हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब देखिए आगे ध्यान दीजिएगा, अगला नेक्स्ट हम बात करें, जैसे क्या है फैट। देखो फैट को क्या बोलते हैं, लिपिड बोलते हैं ना। तो नेक्स्ट हम फैट मेटाबॉलिज्म, क्या बोलेंगे, फैट मेटाबॉलिज्म। तो देखिए फैटी एसिड, ध्यान दीजिएगा यही चीज उल्टा हो जाएगा डाइजेशन में, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, अब ये क्या बना रहा है, फैट। तो इसको हम फैट को बोलते हैं क्या है, लिपिड, तो लाइपोजेनेसिस, क्या बोल देंगे, लाइपोजेनेसिस। क्लियर? और यही बात उल्टा होने लगे तो लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन, लाइपोलाइसिस, ध्यान रखिएगा लाइपोलाइसिस, ये चीज। और भी बहुत सारे होते हैं, स्टोरेज ऑफ फैट soluble substances and fat soluble vitamin। अब देखो हमने ये बात लिख दिया, तो ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन, ए डी ई के जो विटामिन है वो फैट सॉल्युबल होता है। तो कौन सा वाटर सॉल्युबल होता है, विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स, याद रखिएगा, तो वो वाटर सॉल्युबल है। नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। एक बात याद रखिएगा, अभी आपको टाइम कुछ ज्यादा मिल गया आपके एंट्रेंस के लिए, और क्या है इतने वक्त में तो क्या 11th का कोर्स भी स्टार्ट हो जाता था। तो अभी क्या है आपको मौका मिला है, तो हो सकता है आपका एंट्रेंस 11th पैटर्न पे भी सवाल आ सकता है, 11th से भी कुछ सवाल पूछ ले, क्योंकि वो सोचेंगे आपका तो आपने अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर दिया होगा या आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो इसलिए आप इस तरीके से पढ़ लें, सवाल पूछा जा सकता है। क्लॉटिंग फैक्टर अब क्या क्या वो नहीं बात करेंगे। डी
एमिनेशन, ट्रांस एमिनेशन, यूरिया फॉर्मेशन, बस इतना लिख लीजिए। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, क्लियर, जल्दी लिखिए। तो ये हमने लीवर के बारे में बात कर लिया, साथ साथ लिखते चलेंगे। जल्दी लिखो। तो देखो यहां से थोड़ा सा टाइम हम बात करें इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, तो ये कहां होगा? इंटेस्टाइन के वॉल में होगा, ठीक है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अब सीधे आप ये लिखिए, यहां पर एक होता है ब्रूनर्स ग्लैंड प्लस क्रिप्स, का मतलब बायो में गड्ढा होता है, क्रिप्स ऑफ लेबर कुहन। इन दोनों के सिक्रीशन को मिला के क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूस, ऑल्सो कॉल्ड सकस एंटेरिकस। अब इनमें क्या होता है? कंपोजिशन देख लीजिए, इंटेस्टाइनल लाइपेजेस, इंटेस्टाइनल अमाइलेज, अमाइनो पेप्टाइडेज, अभी बताएंगे ये क्या है, डाई पेप्टाइडेज, एंटेरोकाइनेज, क्लियर, एंटेरोकाइनेज। अब ये इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बताएंगे एंटेरोकाइनेज क्या है। नेक्स्ट, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, ये सारी चीजें, इंटेस्टाइनल लाइपेज, इंटेस्टाइनल अमाइलेज। तो देखिए इंटेस्टाइनल अमाइलेज जो आपने देखा, इसके बारे में पहले तो आप ये लिख लो, ये जो हमने बताया ये क्या है? एक्टिवेटर ऑफ ट्रिप्सिनोजेन, एक्टिवेटर ऑफ ट्रिप्सिनोजेन, ये पेनक्रियास का सिक्रीशन है, पेन और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, क्लियर। ये जो आपने इंटेस्टाइनल अमाइलेज लिखा है, तो यहां पर क्या होगा? सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज, क्लियर। ये फिर इसके बाद हम आगे पेनक्रियास के बारे में बात करेंगे, तो ये आप उतार लें। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड, देखो अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है ये ब्रूनर्स ग्लैंड और क्रिप्स ऑफ लेबर कुहन, बस आप इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, उनका सिक्रीशन इंटेस्टाइनल जूस है। अब थोड़ा सा और जानना चाहें तो सकस इंटेरिकस भी बोलते हैं, और इनमें क्या क्या होता है? लाइपेज हो गया, अब इंटेस्टाइन का है तो इंटेस्टाइनल लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने के लिए इंटेस्टाइनल अमाइलेज, अमाइनो पेप्टाइडेज ये प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, डाईपेप्टाइड ये भी प्रोटीन का करेगा, एंटेरोकाइनेज ये किसी का डाइजेशन नहीं करता। जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेनक्रिएटिक जूस में अवेलेबल है उनको इनएक्टिव से एक्टिव करता है, जिसका नाम ट्रिप्सिनोजेन, जो कि ट्रिप्सिन में बदलता है। तो ये लिख लें, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं।
तो देखो अब पेनक्रियाज हम बात कर रहे हैं। तो देखो एक जनरल नॉलेज का एक तो सवाल यही हो सकता है कि पेनक्रियाज जो है ये कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। लीफ लाइक स्ट्रक्चर का होता है। ये सवाल जो है आप 11 एंट्रेंस देने के बाद या 10th पास करने के बाद अगर आपने पीसीबी लिया और नीट का एग्जाम दिया तो वहां ये पूछा हुआ है, ग्लैंड दैट अपीयर्स लाइक लीफ दैट इज पेनक्रियाज। अब आगे जो सवाल आपसे पूछेगा वो क्या है, पेनक्रियाज कैसा ग्लैंड है। तो पेनक्रियाज को हम बोलते हैं हेट्रोक्राइन। हेट्रोक्राइन, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, क्राइन दैट मीन्स कि यहां पर एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और इंडोक्राइन पार्ट भी होता है। तो इसीलिए क्या बोलेंगे इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक। और क्या बोलते हैं, कंपाउंड ग्लैंड भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। पेनक्रियाज, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, हेट्रोक्राइन, मिक्स्ड ग्लैंड और कंपाउंड। अब देखो इनका लोकेशन अगर आप बात करें तो कहां पे होगा, ड्यूडेनम। किधर होगा, ड्यूडेनम फोल्ड, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, इस तरीके से होगा। तो इनका जो ये फोल्डिंग होता है ना ड्यूडेनम का, वहीं पे पाया जाता है, बिलो द स्टमक एंड इन द कैविटी ऑफ ड्यूडेनम। कैविटी मतलब इनसाइड है नहीं, बाहर की तरफ, ठीक है, फोल्डिंग ऑफ। आइए अब यहां पर हमने बोला कि ये क्या है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों पार्ट है। तो देखिए उसको हटाते हैं। पेनक्रियाज, तो मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो एक्सोक्राइन, क्या लिखेंगे 99%, मोस्ट ऑफ द केस जगह 99% लिखा होता है, कहीं कहीं जगह 98%। तो अब 99% पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज आर एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन मतलब पार्ट कहने का मतलब जिनमें डक्ट होता है और उनके सिक्रीशन में एंजाइम्स होते हैं। और इंडोक्राइन का मतलब डक्टलेस ग्लैंड होता है, डायरेक्ट सवाल पूछता है, और उनके सिक्रीशन में क्या हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। और वो अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली कहां रिलीज करता है, ब्लड में रिलीज करता है, और वो टारगेट सेल, ऑर्गन और टिश्यू तक पहुंचता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये आपको हमने बताया एक्सोक्राइन। अभी बात करेंगे इंडोक्राइन। तो जहां पर एक ही ग्लैंड जहां पर दोनों पार्ट होगा उसको आप हेट्रोक्राइन ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड या कंपाउंड ग्लैंड बोलिएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ओके। आइए तो इनको बोलते क्या है, एसिनर, अरे सिंगल लेना होता है, सॉरी,
एसिनर सेल्स, ठीक है, या एसिनाई, क्या बोलेंगे, एसिनाई। ध्यान रखिएगा, आपसे अगर आगे गया तो पूछेगा, 11th के पास टच किया तो, ऐसे नहीं पूछेगा। अब यहां पर क्या बोलेंगे, सिक्रीशन को हम पैनक्रियाटिक जूस बोलेंगे। अब देखो डायरेक्ट लिख दे हम, पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होगा बताइए। पैनक्रियाटिक, वाटर तो रहेगा ही, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, क्या, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज। अब बोलो क्या, ट्रिप्सिनोजेन। तो आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा किस सिक्रीशन में ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिनोजेन नहीं पूछा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ट्रिप्सिनोजेन नहीं, सिंपल ट्रिप्सिन दे रखा है, पेप्सिन दे रखा है, कहां, स्टम, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड में। तो याद रखिएगा ये इनएक्टिव फॉर्म में, जो आगे जाके एक्टिव होगा। और क्या होगा, ये सब प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो हमारे बॉडी में जितने भी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सब इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होते हैं। अब इसका रीजन बता दीजिए क्यों, तो आप बोलिएगा क्या कि अगर क्यों, क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट कहां से हो रहा है, सेल से। सेल क्या है, क्या है, उसमें एक्टिन एंड मायोसिन है, वो क्या है, मेड अप ऑफ प्रोटीन है। तो जिस सेल से सीक्रेट हो रहा है उसी सेल को डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। और उनका एक्टिवेटर उसी सेल से नहीं सीक्रेट होता, क्योंकि वहीं पर एक्टिव हो गया और उसी को डाइजेस्ट, तो फर्दर डाइजेशन खत्म हो जाएगा। इसीलिए डाइजेस्टिव एंजाइम ऑलवेज सीक्रेट इन इनएक्टिव फॉर्म, याद रखिएगा। आइए फिर क्या है, इसी काइमोट्रिप्सिनोजेन, तो इसका एक्टिव फॉर्म क्या होगा, काइमोट्रिप्सिन। और अगला कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अब आप बोलोगे सर आप क्या क्या पढ़ा रहे हो, हमारे सर ने तो सब पढ़ाए नहीं स्कूल में। कोई बात नहीं, आप पढ़ लो, आप काम देगा। स्कूल की बात स्कूल तक, यहाँ पर आप टाइम दे रहे हो तो कुछ एक्स्ट्रा सीखो, काम आएगा आपको। आइए, अमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। आगे न्यूक्लियस, क्या कहा मैंने, न्यूक्लियस। क्यों, क्योंकि जब आप सेल खा रहे हैं तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में डीएनए आरएनए है, तो उसको भी डाइजेस्ट करना है। तो न्यूक्लियस का मतलब, अगर डीएनए को डाइजेस्ट कर रहा है तो डीएनएज, अगर आरएनए को कर रहा है तो आरएनएज। क्लियर, ध्यान रखिएगा, डीएनएज आरएनएज, मतलब डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम, आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम। क्लियर। ये तो हमने आपको क्या बताया, एक्सोक्राइन पार्ट बताया। और इसमें क्या होगा, म्यूकस होगा, लिख दें, वो तो आप ध्यान रखिएगा। म्यूकस, मैक्सिमम पार्ट वाटर, पीएच क्या रहेगा 7.6 to 8, ठीक, और 1.5 लीटर a day। चलो अब क्या है, हम आ जाए कहां, इंडोक्राइन। ये इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ये आ गया क्या, आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो वो बात आप यहीं देख लें। क्या, इंडोक्राइन पार्ट। इंडोक्राइन पार्ट कितना, 99 उधर, तो ये कितना हो गया 1%। इसको बोलते क्या है, आइलेट ऑफ लैंगर हैंस। क्या बोलते हैं, आइलेट ऑफ लैंगर हैंस, ठीक। अब यहां पर देखो क्या होता है, एक अल्फा सेल्स होंगे, ध्यान दीजिएगा, क्या सीक्रेट करेगा, हार्मोन ग्लूकागोन,
अब देखो ये ग्लूकागोन क्या करेगा, बताइए, ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में, समझ में आ रहा है कैसे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन सीक्रेट किया जो ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में। तो अब सवाल अगर हम आपसे ऐसे पूछ लें कि बताइए आपके बॉडी में ग्लूकागोन का सिक्रीशन कब होगा और कब ज्यादा होगा, जब बॉडी को ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट होगा या बॉडी में ग्लूकोज की कमी होगी। क्यों? क्योंकि एक्सेस जो ग्लूकोज था वो ग्लाइकोजेन में स्टोर हो गया था, अब उसको ब्रेक डाउन करके कहां लाना है, ग्लूकोज, तो कौन करेगा, ग्लूकागोन। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, बीटा सेल्स, ये क्या, अब कर लो इसको इंपॉर्टेंट, ये क्या सीक्रेट किया, इंसुलिन, इंपॉर्टेंट, इट इज अ हार्मोन। अब ये इंसुलिन क्या करेगा, एक्सेस ग्लूकोज, देखो सिर्फ ग्लूकोज बोले तो भी नहीं चलेगा, एक्सेस ग्लूकोज मतलब जितना ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट था और उसको यूटिलाइज करने के बाद जो ब्लड में बचा हुआ है उसको किस में बदल रहा है, ग्लाइकोजेन, ध्यान रखिएगा, ग्लाइकोजेन में, ठीक, ऐसे एरो लेके आए। अब देखो इससे रिलेटेड क्या, एक बीमारी आ गई, क्या बात करेंगे, यहां लिख दें, डायबिटीज मेलाइटस, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज मेलाइटस, जिसको शुगर की बीमारी बोलते हैं गांव में और चीनी की बीमारी बोलते हैं। तो ये कैसे होता है, ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन, हाइपो मीन्स कम, हाइपो सिक्रीशन या सिक्रीशन क्या हो जाए, स्टॉप, हाइपोसिक्रीशन, या इसको आप बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। अब बताइए अगर इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं हुआ तो फिर एक्सेस ग्लूकोज ग्लूकोज में ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लूकागोन सीक्रेट हो रहा है, ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में बदलते जा रहा है, ठीक, तो फिर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन और डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब क्या, मान लीजिए कि ब्लड में ग्लूकोज है, इसका मतलब आपके सेल तक नहीं पहुंच रहा है, जब सेल तक नहीं पहुंच रहा है तो उनका ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, ऑक्सीडेशन, तो एनर्जी आपको नहीं मिल रहा है, तो आप खाएंगे लेकिन आपको भूख लगेगी, क्या लगेगी, भूख। तो इसको हम बोलते हैं पॉलीफेजिया, मतलब हंगर, एक्सेस। और क्या हो जाएगा, यूरिन स्वीट इन टेस्ट, यूरिन क्या होगा, स्वीट इन टेस्ट, मीठा। अब कैसे, डॉक्टर कैसे पता चलेगा, कराएगा, यूरिन स्वीट इन टेस्ट है, अरे भाई क्या है, टेस्ट है, ऐसे थोड़े कि पता, समझ में आ रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर क्या होगा, यूरिन स्वीट इन टेस्ट कहने का मतलब उसका क्या है, अब जैसे कहेगा मान लो जिसको है, तो क्या है, जहाँ पे यूरिन डिस्चार्ज करते हैं वहाँ पे चीटी वीटी तो नहीं लगती, ये चीज़। और उसके बाद क्या है, लैब में उनका टेस्टिंग होगा, फिर पता चल जाएगा, ये बस ये चीज़। अब देखो अगला क्या है, अल्फा सेल, बीटा सेल, और एक हम बात कर लें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, डेल्टा, ऐसे डेल्टा लिखते हैं, डेल्टा सेल्स। अब बाद में भूल जाए तो इसको अल्फा लिख लीजिएगा, इसको बीटा और इसको डेल्टा। ये क्या सीक्रेट करेगा, सोमेटोस्टेटिन, एंड दिस सोमेटोस्टेटिन क्या, रेगुलेट
दी सिक्रीशन ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल। मतलब कब अल्फा सेल से ग्लूकागोन सिक्रीट होना है और कब बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रीट होना है, उसको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। ठीक, आ रहा है समझ में? चलिए उतार लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। एक सेल और होता है एफ सेल, पीपी सेल, जो क्या है, पॉलीपेप्टाइड सिक्रीट करता है, जो इनके सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। वो हम बात नहीं करेंगे, वो आप क्लास 11 में बात करेंगे। तो देखो सारे ग्लैंड के बारे में हमने बात कर लिया। अब यहां से एक डायग्राम बनाकर देख लेते हैं कि कैसे कैसे सिक्रीशन ड्यूडेनम तक पहुंचता है। चलो हटाते हैं हम। आ रहा है ना समझ में बच्चों? बोर तो नहीं हो रहे हो? बता देना कि शायद बोर हो रहे हैं। ये बात इंपॉर्टेंट, देखो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, वो सारे सवाल को एक बार हम कलेक्ट करके पूरा एक क्या है क्वेश्चंस का एक लेक्चर बना देंगे। ठीक है, और उसको हम वहाँ आपको डिलीवर कर देंगे। तो अभी हम आपसे आपके क्वेश्चन को कलेक्ट कर रहे हैं, तो हो जाएगा 30 to 40 मिनट्स का, तो फिर हम उस चीज़ को आपको क्लियर कर देंगे। चलो आगे बढ़े। तो यहां से देखो ये डायग्राम हम बना लें कि जो जो हमने पढ़ा है। और बड़े बनाओ, चलो। अरे नहीं बनेगा क्या? तो देखो दो लोब में डिवाइड होता है। एक क्या बोलेंगे हम, अब राइट की तरफ राइट लोब और लेफ्ट की तरफ लेफ्ट लोब। दिस इज, देखो ऐसे हम आ गए, दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। तो ये है क्या, लीवर। लीवर को बायोलॉजी में और अच्छे से हम बात करते हैं हैपर। हैपर मतलब हैपर बोलते हैं। तो देखो क्या बोलेंगे, आरटी मतलब राइट हेपेटिक लोब, ध्यान रखिएगा। और ये क्या हो गया, एलटी मतलब लेफ्ट हेपेटिक लोब। ठीक, अब देखो यहां से डक्ट निकल रहा है, तो इसको क्या बोलिएगा, राइट हेपेटिक डक्ट, और ये लेफ्ट डक्ट। अब दोनों डक्ट मिल गया तो इसको बोलिएगा कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब देखो कॉमन हेपेटिक डक्ट आया इधर। अब यहां पर सिक्रीशन क्या, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ बाइल कहां होता है, ये भी एक सवाल बनता है। गॉल ब्लैडर, क्या बोलेंगे, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर कुछ लोग बोलते हैं, आप भी बोल लो। ठीक, ये क्या हो गया, गॉल ब्लैडर। कैसा होता है, पियर शेप्ड होता है, बस जानकारी के लिए। देखो ये वाला जो डक्ट आपको दिख रहा है, डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर बोल दो या सिस्टिक डक्ट बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। सर ये सब तो हमने पढ़ा ही नहीं है अपने 10th क्लास में। क्या क्या पढ़ा रहे हो, नहीं पढ़ा मत पढ़ो, लेकिन अब आपको पढ़ना पड़ेगा।
ध्यान रखना, क्योंकि जब अचानक से जाओगे ना क्लास 11th में आँख खुल जाएगी, तो आँख अभी से खोल के रखो ना कि वहाँ पे और बड़ा बड़ा आँख खुले कि आपको समझ में आए। तो ये आप पढ़ते चलो, अरे अभी तो टाइम हो गया आप लोग के 11th में आने का, ठीक, लेकिन अब आपको टाइम मिला है तो साथ में पढ़ते चलें। अरे बोलो समझ में आ रहा है? ठीक, समझते रहे ना। आइए क्या बोलेंगे इसको, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक, कॉमन बाइल डक्ट मिल गया। कॉमन बाइल डक्ट कहने का मतलब, अब आप ब्रैकेट में लिख लो क्या, सिस्टिक डक्ट प्लस कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक। आगे देखिए, चलते हैं हम आगे। तो इसके बारे में पैनक्रियाज हो गया ये, और ये क्या हो गया, पैनक्रियाटिक डक्ट, दिस इज ड्यूडेनम, और इसे एम्पुला ऑफ वेटर बोलते हैं। क्लियर? अब देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ये दिस इज हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, क्या बोलेंगे, हेपेटो। अब देखिए मतलब क्या हो गया, कॉमन बाइल डक्ट प्लस पैनक्रियाटिक डक्ट। अब देखो थोड़ा सा आगे जाएं, यहां पर ये क्या हो गया, स्फिंक्टर हो गया, और जो ओपन कहां, बायो में एम्पुला का मतलब वाइड एरिया होता है, इसको आप बोलेंगे एम्पुला ऑफ वेटर। ये ओपन हो रहा है इसमें, और ये क्या हो गया, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ऑडी नहीं ओडी, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं,
स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन बोलते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये आप उतार लें। तो ये हमने आपको सिर्फ ये बताया, देखो जो बाहर ग्लैंड था वो से कहाँ, ड्यूडेनम में ओपन होना है, ठीक है। तो ये लीवर हो गया, लीवर से चलता आया गॉल ब्लैडर में टेम्परेरी। एक बात आप लिख लें, जो कि आपके गॉल ब्लैडर के बारे में ज़्यादा कुछ हम नहीं पढ़ेंगे, तो यहीं पर लिख लें क्या होता है, गॉल ब्लैडर क्या करेगा, सवाल पूछता है टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ बाइल, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ बाइल, गॉल ब्लैडर क्या करेगा, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ बाइल, उतार लें हम। तो देखो ये पूरा इसके बारे में कंप्लीट हो गया, जो भी हमने डाइजेशन और उस ये एलिमेंट्री कैनाल और उससे एसोसिएटेड ग्लैंड और उनके सिक्रीशन में क्या क्या होता है। अब यहाँ से डायरेक्ट हम बात करेंगे डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, इन सब के बारे में। तो ये आप उतार लें जल्दी से, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलो उतार लिए बच्चों, ठीक है। अब देखो इसको जल्दी से उतार लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे डाइजेशन। चलो अभी जब तक आप उतारो हम शुरू करते हैं। हम बात करते हैं पहला, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अलग अलग करके हम बात करें और सारे सिक्रीशन को मिला देंगे। तो पहला सवाल ये कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहां से स्टार्ट होता है ये बताइए। तो बकल कैविटी। तो 30% कार्बोहाइड्रेट इज डाइजेस्टेड इन बकल कैविटी। बकल कैविटी का के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और कितना परसेंट, 100% का 30% बकल कैविटी में डाइजेस्ट हो जाता है। आपको ये याद रखना है। तो क्या लिखेंगे, 30% कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्टेड इन बकल कैविटी। देखो बक बक यहीं से करते हैं ना, तो इसीलिए नाम बकल कैविटी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूं बस, ठीक है। बकल कैविटी। तो देखो कैसे, हम ह्यूमन के बारे में बोल रहे हैं और वी ह्यूमन ओमनीवोरस, तो हम फ्लैश ईटर भी है और प्लांट या प्लांट पार्ट ईटर हैं। तो अगर प्लांट खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टार्च ले रहे हैं, अगर एनिमल खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ग्लाइकोजन। तो क्या लिखेंगे, स्टार्च ग्लाइकोजन। तो देखो एक थोड़ा सा हम बात आपको ये बताए कि आपने पढ़ा होगा सैकराइड का मतलब शुगर होता है। सैकराइड का मतलब शुगर। अगर सिंगल यूनिट है तो मोनोसैकराइड, दो सिंगल यूनिट मिलकर के डाइसैकराइड, और कई सारे सिंगल यूनिट मिलते हैं तो पॉलीसैकराइड। तो यहां पर स्टार्च एंड ग्लाइकोजन जो है पॉलीसैकराइड है, ठीक है। किसका, ग्लूकोज का। देखो ये किस में टूटता है, कौन आ गया, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम इन बकल कैविटी। तो ऐसे लिख दें, ये डाइजेशन कहां दिखा रहे हैं, बकल कैविटी, जिसको आप ओरल कैविटी भी बात करेंगे। स्लाइवरी अमाइलेज, दैट इज ऑल्सो नोन एज टाइलिन। तो आपसे सवाल पूछेगा टाइलिन इज अ पार्ट ऑफ या सिक्रीशन ऑफ, तो सलाइवरी ग्लैंड। कंपोजिशन ऑफ, कंपोनेंट ऑफ, तो सलाइवा बोलिएगा। यहां पर आप पीएच लिख दें क्या, 6.8, स्लाइटली एसिडिक। थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा
अपने केमिस्ट्री में आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ा होगा कि pH 7 तो न्यूट्रल, 7 से कम एसिडिक और 7 से ज्यादा बेसिक। तो ये किसमें टूटेगा? ग्रुप ऑफ डाइसेक्राइड। तो आपके एनसीईआरटी में माल्टोज लिखा है, हम यहां लिख रहे हैं क्या, जिसको हम लिमिट डेक्स्ट्रीन। अरे मास्टर यहां पर भी नई चीज बता दिया, तो ये याद रखिएगा, डेक्स्ट्रीन मतलब ग्रुप ऑफ डाइसेक्राइड, ब्रैकेट में लिख लेना कहीं पर, ध्यान रहेगा। तो लिमिट डेक्स्ट्रीन मतलब कई सारे डाइसेक्राइड में टूट जाता है। आइए नेक्स्ट, ये हो गया। फिर उसके बाद हम बात करें 70% कार्बोहाइड्रेट digested in duodenum। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, बाय दी पैनक्रियाटिक अमाइलेज एंड इंटेस्टाइनल अमाइलेज। अमाइलेज यस लगा दो, कई सारे। तो देखिए फिर वही चीज हम क्या बोले, पहले तो स्टार्च और ग्लाइकोजन जो बचा हुआ है वो पैनक्रियाटिक अमाइलेज, जो कि क्या है, फिर से लिमिट डेक्स्ट्रीन, यहां पर भी ग्रुप ऑफ डाइसेक्राइड, ध्यान रखिएगा। अब देखो इंटेस्टाइन, पैनक्रियाटिक अमाइलेज मतलब इंटेस्टाइनल जूस का पार्ट हो गया, अल्कलाइन पीएच। अब देखो क्या डाइसेक्राइड में क्या, इंटेस्टाइन का फंक्शन, सुक्रोज, सुक्रेज, माल्टोज, माल्टेज। अब ये हम हटाते हैं, आपने लिख लिया होगा। लैक्टोज, तो एंजाइम लैक्टेज। देखो डाइजेशन का मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कॉम्प्लेक्स से कहां आएंगे, बोले बच्चों सिंपल में आएंगे। कहां? सिंपल। दैट मीन्स पॉलीसेकेराइड से मोनोसेकेराइड, जो आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होगा वो एब्जॉर्ब होगा, वो मोनोसेकेराइड के फॉर्म में। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा। आइए सुक्रोज, तो सुक्रेज एंजाइम का नाम हो गया किसमें, ग्लूकोज प्लस, अभी नहीं लिख रहे। माल्टोज में भी एक पार्ट क्या रहेगा, ग्लूकोज। लैक्टोज में भी एक पार्ट क्या रहेगा, ग्लूकोज। तो देखो यहां पर गैलेक्टोज, दूसरा पार्ट क्या हो गया, गैलेक्टोज। माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और सुक्रोज में फ्रक्टोज। क्लियर? ध्यान रखिएगा। तो पूरा का पूरा मोनोसेकेराइड में ये ब्रेक हो गया। अब फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, क्या ग्लूकोज को हम बोलते क्या हैं, पूछ सकता है आपसे, ब्लड शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड शुगर। गैलेक्टोज को का दूसरा नाम लिख लीजिएगा, चलिए लिख लेते हैं। नोट, ग्लूकोज ब्लड शुगर कहलाता है। कहते हैं ना शुगर टेस्ट करा के आ रहे हैं, तो क्या ब्लड में ग्लूकोज लेवल को देखते हैं। ठीक? और गैलेक्टोज को हम सेरिब्रो, अब देखो सेरिब्रो से क्या मतलब आ रहा है, ब्रेन, सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रो साइड, इसको ब्रेन शुगर भी बोलते हैं। क्लियर? अब देखो एक और क्या हो गया, फ्रक्टोज। याद कीजिए, इसके बारे में पूछेगा। नेचुरल
स्वीटेस्ट शुगर, नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर। माल्टोज को माल्ट शुगर बोलते हैं, लैक्टोज को मिल्क शुगर बोलते हैं, ठीक है, और सुक्रोज को केन शुगर बोलते हैं, वो ध्यान रखिएगा। आइए अब हम सेकंड बात करें, वो सेकंड क्या है, तो देखो हम अलग से लिख देंगे बकल कैविटी में। दैट मीन्स अब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन देखो कहां कहां नहीं हो रहा है, इसोफेगस एंड, चलो यहीं लिख देते हैं अगला नोट, नो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन इसोफेगस, जिसको फूड पाइप बोला था, एंड स्टमक। तो देखो आपके एंट्रेंस में जो सवाल बना कि वेयर नो डाइजेशन अकर, तो इसोफेगस, इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा। ओवरऑल बात करें तो इसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, ये आपके एंट्रेंस 14 में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट। नो डाइजेशन, कोई भी डाइजेशन, ना कार्बोहाइड्रेट, ना फैट, ना प्रोटीन। आइए अभी हम कार्बोहाइड्रेट लिख रहे थे इसलिए यहां पर बात कर लिया। सेकंड, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, तो 50% डाइजेशन इन स्टमक प्रोटीन का एंड 50% इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में कहा, ड्यूडेनम। 50% प्रोटीन्स, ठीक। तो देखो पेप्सिन, ये पहले पेप्सिन किस में होता है, पेप्सिनोजेन में, HCl के प्रेजेंस में वो किस में आता है, पेप्सिन में, ये पहले बता चुके हैं हम आपको, ठीक। अब पीएच याद रखो भाई, क्या 1.8 हाईली एसिडिक पीएच, ये किस में, पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजेज, मतलब स्मॉल पेप्टाइड्स में तोड़ दिया, ठीक। आगे देखिए, तो ये कहां हो रहा है, स्टमक में। स्टमक में एक और बात देखिए, केजीन, तो एक तो डायरेक्ट सवाल क्या है, ये मिल्क प्रोटीन, केजीन क्या हो गया, मिल्क प्रोटीन। अब देखो यहां पर प्रोरेनिन, ये इन्फेंट में हो रहा है, एडल्ट में नहीं। वो बच्चा जो मदर्स मिल्क फीड करता है उसमें क्या होता है, पेप्सिन के साथ साथ रेनिन भी प्रेजेंट होता है। तो केजीन, पहला सवाल ये होगा क्या है, मिल्क प्रोटीन। ये किस में, रेनिन में स्पेलिंग भी याद रखिएगा, डबल एन होता है। एक और रेनिन होता है, जब आप क्लास 11th में आएंगे तो सिंगल एन वाले होते हैं, RENIN। वो क्या है, हार्मोन दैट एक्ट लाइक एंजाइम। बस ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जानना। पैरा कैजिनेट में, दिस पैराकेजिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन क्या हो जाएगा, कैल्शियम पैराकेजिनेट में बदल देगा, मतलब सॉल्ट हो गया। क्लियर। अब देखो यहीं पर एरो करके लिख देते हैं बच्चे, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, अब कौन आ रहा है, पेप्सिन। तो फिर क्या, पेप्टोन्स, ऊपर वाले देखो, पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजेस। क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो यहां तक का जो स्टेप देखा ना, कहां तक, यहां तक। देखो मैं आपको लग रहा होगा मैं ज्यादा परेशान कर रहा हूं आपको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट है तो इसलिए बता रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कर्डलिंग ऑफ मिल्क। क्या बोलेंगे, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। आपने देखा होगा छोटा बच्चा जो मां का दूध पीता है
वो क्या, जब वोमिट करता है तो दही दही सा लगता है, ठीक है। तो कभी कभी हम जब पढ़ाते तो बच्चों को बोल देते हैं, देखो अगर आपको घर में दही जमाना हो तो मार्केट में अगर दही जमाने के लिए क्या करते हैं, दूध में क्या होता है, थोड़ा सा दही डाल देते हैं, पूरा वो दही में बदल जाता है। तो इनोकुलम स्टार्टर जिसको बोलते हैं, तो आप इसको इस्तेमाल कर लेना, लेकिन ऐसा मत करना, ठीक है। कुछ लोग जब पढ़ाते हैं क्लास में बोलते हैं कि ऐसा करे साहब के सब मुंह अजब सा बना लेते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा मैं मजाक में बोल रहा हूँ, आप ऐसा काम मत करिएगा। केजीन, रेनिन, पैराकेजिनेट, कैल्शियम आयन, कैल्शियम पैराकेजिनेट, अब वो क्या पेप्टोन्स एंड प्रोटियोज में बदल गया। तो ये सारे के सारे ये भी कहाँ, स्टमक, लेकिन आप कर्डलिंग ऑफ मिल्क यहां लिख ले इन्फेंट। अब इन्फेंट क्या, एलिफेंट नहीं, इन्फेंट, ठीक, क्या है, लेस देन 1 ईयर ऑफ एज, और लिख दें मदर्स मिल्क फीडर, माँ के दूध को पीना नहीं कहते, खाना कहते, देखो फीडर, ड्रिंक नहीं लिखा रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलो आगे बात करते हैं, हटा दूं मैं इसको। तो ये तो हमने स्टमक में बात किया, अब इसी चीज को हम कहाँ, इंटेस्टाइन में बात कर लें, तो वहां पे तो बड़ा लंबा प्रोसेस थोड़ा सा। तो देखो इंटेस्टाइन का, और हम अब एक साथ मिला के लिख देंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक बात यहां से करेंगे, वो ये है, देखो ट्रिप्सिनोजेन, आपसे सीधे सवाल पूछेगा कि टाइलिन किसका पार्ट है, तो आप बोलिएगा सलाइवा का। फिर आपसे पूछेगा क्या पेप्सिन किसका पार्ट है, गैस्ट्रिक जूस का। फिर आपसे पूछेगा ट्रिप्सिन किसका पार्ट है, तो आप बोलिएगा पैनक्रियाटिक जूस का। बस इतना ध्यान रखें तो चले। देखो हम पूरा लाइव प्रोसेस आपको क्या है, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप इसको पढ़ते जाओ, ठीक, परेशान होने की जरूरत नहीं। 50 मिनट्स में हम पूरा लाइव प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर 50 मिनट्स में जो आपके एंट्रेंस बेसिस पे, और मतलब क्विक रिवीजन जिसको हम बोलेंगे, हम उस टॉपिक का नाम ही देंगे, हर एक चैप्टर का क्विक रिवीजन हम कराएंगे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, दैट इज ऑफ 50 मिनट। उस 50 मिनट में हो सकता है उससे भी कम टाइम लग जाए, उसमें क्या करेंगे, हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। मतलब आप इसको पढ़ते चलें साथ में, और वहाँ पर क्विक रिवीजन में आपका पूरा क्या रिवीजन भी हो जाएगा, और ये भी पता चलेगा हाँ ये सवाल। लेकिन यहाँ पर तो देखो, अगर मान लो 4-5 बैठे हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं जान रहे हैं, तो उनके लिए तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। घर तो उनके जाऊंगा नहीं कि यार अच्छा तो आपको नहीं आ रहा है, थोड़ा साइड हो जाओ, फिर से पढ़ा दे रहे हैं आपको। लेकिन ये तो सबके लिए बराबर से चल रहे हैं ना, तो सब फायदा उठाइए इससे आप, ठीक है, पूरा पढ़िए। हाँ, हमने कहा क्विक रिवीजन कराएंगे 50 मिनट्स 40 मिनट्स का पूरा चैप्टर कंप्लीट। आइए, पेप्सिनोजेन, ये क्या है, इनएक्टिव, ठीक। अब इसमें बताया था इंटेस्टाइन में एक क्या है, एंटेरोकाइनेज, क्या है, सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अब ये क्या कर दिया, ट्रिप्सिन, तो बचे हुए ट्रिप्सिनोजेन, अब ये ट्रिप्सिन जो है उसको भी एक्टिव कर देगा, ये एक्टिव हो गया। काइमोट्रिप्सिन भी जो है वो किस में आ जाएगा, काइमोट्रिप्सिनोजेन काइमोट्रिप्सिन में आ जाएगा, किसके प्रेजेंस में, ट्रिप्सिन में। प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज वो इनएक्टिव था, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में आ जाएगा, ठीक। आइए, तो अब सीधे हम क्या लिखें, 50% प्रोटीन्स ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजेन, काइमो ट्रिप्सिनोजेन, आप वहां से उठा लीजिएगा क्या, अमाइनो पेप्टाइडेज, ठीक, ये चीज। तो ये किसमें टूट गया, पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजेज, क्लियर। आइए, फिर उसके बाद पेप्टोन्स
प्रोटियोजेज, चलो यहां से इसको हटा दें, देखो अमाइनो पेप्टाइडेज इंटेस्टाइन से और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज कहां से, पेनक्रियास से। डाई पेप्टाइड्स में टूट गया, अमाइनो एसिड लाना तो यही है ना, ध्यान रखिएगा। फिर डाई पेप्टाइड जो आप देख रहे हैं, फिर क्या होगा, डाई पेप्टाइडेज, मतलब एट लास्ट प्रोटीन को हमें कहां लेके आना है, अमाइनो एसिड्स में लेके आना है, सिंपलेस्ट फॉर्म, ध्यान रखिएगा। आइए तो अब यहां पर आप नोट करके क्या लिखेंगे, प्रोटीन is a polymer of amino acids। देखिए मार्कर लग रहा है ऐसा, इंक कम हो रहा है तो हम इंक भर लेते हैं, ठीक है। प्रोटीन इज अ पॉलीमर, कई सारे अमाइनो एसिड मिलते हैं तब जाकर के क्या बनता है, प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बात कर लिया, अब हम फैट के बारे में बात करें, इसे हटा दें, ओके। आइए थर्ड, डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो देखो फैट का डाइजेशन जो होता है वो स्टेप वाइज होता है, क्या होता है, स्टेप वाइज। सबसे पहला काम क्या होगा, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, क्या लिखे, इमल्सिफिकेशन। तो ये इमल्सिफिकेशन का मतलब स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, जो जितना छोटा सरफेस एरिया उतना ज्यादा, ये क्या है, सरफेस एरिया बढ़ा रहा है, किस लिए, कि ज्यादा से ज्यादा एंजाइम काम कर सके, ठीक। तो देखिए अब क्या लिखेंगे, इमल्सिफाइड फैट, क्लियर, मतलब इसको आप ट्राई ग्लिसराइड्स भी बोल सकते हैं, ठीक। तो देखो क्या होगा, अब लाइपेज सिंपल लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि एक तो इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल लाइपेज और पेनक्रियास से पेनक्रिएटिक लाइपेज। तो देखो क्या हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड। तो आप लिखेंगे ट्राई से डाई ग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड, मतलब ट्राइग्लिसराइड, तीन में से एक फैटी एसिड निकल गया। अब देखो इसका फिर कौन आया, लाइपेज, फिर क्या हो गया, मोनो ग्लिसराइड प्लस एक और फैटी एसिड निकल गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए आप क्या बोलेंगे, फिर से लाइपेज। तो देखो ग्लिसरॉल
प्लस फैटी एसिड, समराइज कर दो इसको, क्या 1 molecules of glycerol plus 3 molecules of fatty acid to form triglyceride, that is called fat. तो फैट का डाइजेशन मैंने आपको अभी बताया स्टेप वाइज होता है। क्या होता है? स्टेप वाइज। ये था क्लियर। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट क्या हो गया? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अब आ जाइए, आपने सेल खाया, ठीक है, चलो हम यहां पर नोट करके बात लिख देना, नो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन buccal cavity and esophagus. क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, नो डाइजेशन ऑफ फैट्स इन buccal cavity and esophagus. Mild digestion of fat in क्या? स्टमक। अब यहां से देखो ये लिखा ना, अब आ जाओ इसका रीजन बात कर लें जल्दी से। क्यों? पहला तो क्या होता है यहां पर नॉन इमल्सिफाइड फैट, क्योंकि स्टमक में फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं होता, तो एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन बता दो आप, दूसरा रीजन क्या हो जाएगा? एसिडिक पीएच। तो अमाइल लाइपेज क्या है? अल्कलाइन पीएच पे काम करता है। नेक्स्ट जो लास्ट हो गया, फोर्थ, हमने सेल खाया तो सेल में न्यूक्लिक एसिड खाया, ठीक है, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, बोलो क्या? डीएनए या आरएनए? ठीक, तो देखो डीएनए या आरएनए, तो यहां पर क्या होगा? न्यूक्लियेज। अगर क्या है? डीएनए है तो डीएनएज एंजाइम का नाम, आरएनए है तो बोलो आरएनएज। अब ये किस में आएगा? न्यूक्लियोटाइड्स। कई सारे न्यूक्लियोटाइड जब मिलते हैं तो पॉली न्यूक्लियोटाइड बनता है, उसको तोड़ दिया। अब देखो न्यूक्लियोटाइड्स, तो एंजाइम न्यूक्लियोटाइडेज, तो फिर ये किस में आ गया? न्यूक्लियोसाइड्स प्लस बोलो फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइडेज, बोलो कहां? पेंटोज शुगर, पेंट मतलब 5 प्लस N2 नाइट्रोजिनस बेस। अब हमने आपको बोला अगर डीएनए है तो बोलो क्या होगा? डीएनए तो पेंटोज शुगर में डीऑक्सी राइबोज, इसको आगे जब हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो क्लियर करेंगे। अगर आरएनए है तो राइबोज। क्लियर ये चीज, तो ये आप लिख लें। तो देखो यहां से सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब अगला जो बचा है एब्जॉर्प्शन, जो कि हम अभी बात करेंगे। मतलब हमने डाइजेशन बात कर लिया, अब डाइजेस्टेड फूड को क्या करेंगे हम?
एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो ये आप यहीं पर हम ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे स्टार्ट करेंगे कहाँ से, एब्जॉर्प्शन से। तो वो क्या है, मुश्किल से 15 मिनट का होगा एब्जॉर्प्शन, फिर वहां से आगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंटर कर जाएंगे, फिर उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 3 अब चलिए, तो आप ये उतार लें, फिर उसके बाद हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, गुड बाय।